नमस्कार छात्रों। आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आपके 12वीं के कोर हिंदी में दिए हुए किताब वितान का पाठ 4, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने और इसके लेखक हैं एन फ्रैंक और इसकी हिंदी रूपांतरण किए हैं सूरज प्रकाश। डायरी के पन्ने वितान की आखिरी पाठ है। अच्छी तरह से समझने के लिए एज यूजुअल हमने इस कहानी को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आपको लेखक के बारे में बतलाता है, दूसरा भाग कहानी के सारांश और भाव पे केंद्रित है, तीसरा भाग कहानी को विस्तार से बतलाता है और चौथा और अंतिम भाग इस कहानी का निष्कर्ष बतलाता है। तो आइए पहला भाग से शुरू करें, जो कि लेखक के बारे में है। एन फ्रैंक यहूदी मूल का जर्मन डच डायरिस्ट थी। उसका जन्म 1929 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, पर लगभग 4.5 साल की उम्र में वो एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड्स की कैपिटल सिटी है, जा बसी थी। उसकी मृत्यु 1945 में शायद टाइफाइड से हुआ था। एन फ्रैंक हॉलोकास्ट की सबसे चर्चित यहूदी पीड़ितों में से एक है। उसने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मूल रूप से डच में हेट एक्टेरूहिस, जिसका इंग्लिश है द सीक्रेट एनेक्स, के प्रकाशन के साथ दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उस डायरी में वह 1942 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध और उससे प्रभावित जिंदगी को लिखी है। हालांकि विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चली, पर ये 2 साल उसकी कहानी है। किसकी? एन फ्रैंक की। ये 2 साल की ज़िंदगी वो छुप के बिताई थी अपने फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। पर फिर उसका पूरा परिवार को जर्मन सैनिक गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया और सारा परिवार अलग भी हो गया। गिरफ्तारी के बाद फ्रैंक्स को कारागार में ले जाया गया। अक्टूबर या नवंबर 1944 में एन और उसकी बहन मार्गेट को ऑस्टिट्स से बर्गेन बेल्सेन कारागार में स्थानांतरित किया गया था, जहां कुछ महीने में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी यह डायरी दुनिया की सबसे अच्छी ज्ञात पुस्तकों में से एक है। ये 70 से भी ज़्यादा भाषा में प्रकाशित हो चुका है और इस पे कई नाटक, टेलीविज़न सीरीज़ और फिल्में बनाई जा चुकी है। अब आओ इस कहानी का दूसरा भाग को देखते हैं, जो कहानी के सारांश और भाव पे केंद्रित है। एन फ्रैंक, जो इस कहानी की लेखिका भी है, एक छोटी सी लड़की है जो द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में फंस गई है। उसके पूरे परिवार, पिता ऑटो फ्रैंक, माँ एडिथ फ्रैंक, बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक और अपने पिता के कुछ सहकर्मी के साथ अंडरग्राउंड निवास में चले गए हैं, जो कि आप इमेज अंडरग्राउंड निवास का देख सकते हैं बोर्ड पे। उन्हें डर था कि उन्हें जर्मन सेना के लोग गिरफ्तार ना कर लें, क्योंकि जर्मन सेना, जो हिटलर के नेतृत्व में पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था, ये लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कारागार में डाल देता और फिर शायद मार भी देता। इतना ही नहीं, मारने से पहले ये काफ़ी यातनाएं भी देता था। औरतों के साथ बुरा व्यवहार, जैसे कि उसके बाल काट देना, उसे नंगा कर उसके शरीर पे एक नंबर लिखना और इस तरह की कई सारे पीड़ाएं देता था। बच्चों को वो गैस चैम्बर में डाल के मार देता था। तो जितनी तरह की क्रूरता हो सकती थी उस समय जर्मन सेना यहूदियों के अगेंस्ट अपनाए हुए थे। खैर, यह कहानी 1942 से 1944 के बीच की है, जब एन फ्रैंक अपने परिवार के साथ अज्ञातवास में रहे। एन फ्रैंक की डायरी लिखने की आदत थी। वह अपने 2 साल के अज्ञातवास के जीवन को बहुत ही सलीके से शब्दों में पिरोया है। एन डायरी लिखते समय किट्टी को संबोधन कर लिखती थी। तुम लोग ये न समझना कि किट्टी कोई उसकी सहेली या फिर संबंधी है, बल्कि वो एक गुड़िया है जो उसे उपहार में मिला था। पर इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि कुछ सोर्सों में बताया गया है कि वो एन कोई उसकी कज़न थी। खैर, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
आगे देखते हैं। युद्ध में चल रही बातें, राजनीति की बातें, युद्ध के बाद की स्थिति कैसी होगी, अपनी फीलिंग्स, उसका उस घर में रह रहे सारे सदस्यों के साथ संबंध, यहाँ तक कि उसका संबंध उसके पिता के साथ और माँ के साथ, और उसके पिता का संबंध उसके माँ के साथ, आदि सारी बातों को वो अपने डायरी में लिखा करती थी। इसके अलावा इस डायरी में उसके बढ़ते उम्र के साथ उसकी व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। उसके बदलते ख्यालात, उसका पीटर जो उसी अज्ञातवास का उसकी हम उम्र 1 या 2 साल बड़ा था के साथ संबंध, उसका राजनीति और चल रहे युद्ध के बारे में विचार, उसके मानव जाति के लिए विचार, खासकर औरतों की तत्कालीन स्थिति को लेकर जो उसने व्याख्या की है, ये सभी एक साथ तुम लोग को बहुत सारी और बहुत तरह की बातें बतलाएंगे। तुम्हें यह विश्वास नहीं होगा कि एक छोटी सी लड़की की थिंकिंग और विचार इतने परिपक्व हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ तुम्हें इस कहानी से यह भी पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची के ख्यालात उम्र से कितना ज़्यादा परिपक्व है। छोटे में कहें तो यह एक काफ़ी संवेदनशील और मार्मिक आत्मकथा है, जहां आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। वहीं कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको उदास भी कर देगा। तो इसलिए इस कहानी को तुम लोग ध्यान से सुनना। अब आओ तीसरा भाग पे चर्चा करते हैं, जो कहानी को विस्तार में बतलाता है। 12 जून 1942 को अपनी 13वें जन्मदिन के लिए फ्रैंक को एक किताब मिली जो उन्हें अपने पिता या और माँ के साथ कुछ समय पहले खरीदी थी। यह एक ऑटोग्राफ बुक थी जो लाल और सफ़ेद चेकर वाले कपड़े से बंधी थी और सामने की तरफ एक छोटा सा लॉक था। फ्रैंक ने फैसला किया कि वह इसे एक डायरी के रूप में इस्तेमाल करेगी और उसने उसमें लिखना शुरू कर दिया। 20 जून 1942 को उनके प्रवेश में उन्होंने डच यहूदी आबादी के जीवन पर लगाई गई एक प्रतिबंध के बारे में लिखी। ऑटो और एडिथ फ्रैंक ने 16 जुलाई 1942 को बच्चों के साथ छिपने की योजना बनाई, लेकिन जब मार्गेट, जो एनी की बड़ी बहन है, को 5 जुलाई को यहूदी प्रवास के केंद्रीय कार्यालय से कॉल अप नोटिस मिला और उसे पुनर्वास के लिए रिपोर्ट करने का आदेश दिया, इस कारण से वे अपनी योजना के 10 दिन पहले ही छिपने के लिए मजबूर हो गए। 6 जुलाई 1942 सोमवार की सुबह फ्रैंक परिवार अपने छिपने की जगह पर चले गए। ये एक 3 मंजिला जगह प्रिंसेन ग्रेच के ओपेक्टा कार्यालयों के ऊपर था, जहां ऑटो फ्रैंक के कुछ सबसे भरोसेमंद कर्मचारी काम करते थे। विक्टर कुगलर, जोहानस क्लेमन, मिप गीज और विप वोस्क्वीज़ल कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो इन लोगों के छिपने के बारे में जानते थे। गीज के पति जॉन गेस और वोस्क्वीज़ल के पिता जोहान्स हेड्रिक वोस्क्वीज़ल के साथ वे अपने छिपने की अवधि के लिए मददगार थे। ये लोग फ्रैंक फैमिली को युद्ध की खबर और राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया करते थे। फ्रैंक ने सबसे खतरनाक समय के दौरान उनके समर्पण और घर के भीतर मनोबल को बढ़ाने के उनके प्रयासों के बारे में भी लिखा है। सभी जानते थे कि पकड़े जाने पर यहूदियों को शरण देने के लिए मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। 13 जुलाई 1942 को फ्रैंक्स परिवार के साथ रहने के लिए कुछ और लोग आते हैं। उन लोगों का नाम था हरमन, अगास्टे और 16 वर्षीय पीटर। और नवंबर में फ्रिट्ज फाफर, एक दंत चिकित्सक और परिवार के मित्र थे, आ गए रहने के लिए। फ्रैंक ने नए लोगों से बात करने में अपनी खुशी के बारे में भी लिखा था, लेकिन उन लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया, पर ऐसी विषम परिस्थितियों में एक साथ रहने के लिए मजबूर थे। फेफर के साथ अपने कमरे को साझा करने के बाद फ्रैंक काफ़ी निराश हुई। फिर वह अगास्ट वैन पेल्स के साथ भिड़ गई, जिसे उसने मूर्ख माना। वह हरमन वैन पेल्स और फ्रिट्ज फाफर को स्वार्थी मानती थी, विशेष रूप से उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के संबंध में। कुछ समय बाद फ्रैंक को उन लोगों से अच्छी पहचान बन गई।
फ्रैंक पीटर वैन पेल्स के साथ रिश्तेदारी को पहचाना और उसे उससे रोमांस भी हो गया। लेकिन उसके साथ ऐसा होना क्या वाकई ही प्यार था या बस एक साथ रहने से इन्फैचुएशन हो गया था? एन फ्रैंक ने मदद करने वालों में से प्रत्येक के साथ एक करीबी दोस्ती कर ली थी और ऑटो फ्रैंक ने यह महसूस किया था। उन्होंने देखा कि एनी की सबसे करीबी दोस्ती विप वेस्क्विज़ल के साथ थी। वो एक युवा टाइपिस्ट थी। वे दोनों अक्सर कोने में फुसफुसाते हुए खड़े रहते थे। अपने लेखन में फ्रैंक ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों और उनके प्रत्येक व्यक्तित्व में जन्मे मतभेदों को भी लिखा है। वह खुद को अपने पिता के साथ भावनात्मक रूप से सबसे करीब मानती थी, जबकि मार्गरेट उसकी बड़ी बहन अपनी माँ से अधिक जुड़ी हुई थी। इसका कारण यह हो सकता है कि मार्गरेट ने शायद ही कभी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया था और नहीं किया था, क्योंकि वह मिजाज से शांत थी और एन का मूड थोड़ा चेंज होता रहता था। उसके कुछ सपने थे जिसे वो साकार करना चाहती थी। इस दौरान फ्रैंक अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध बनाए, जो शायद छिपने से पहले नहीं था। हालांकि एन कभी कभी मार्गरेट के प्रति ईर्ष्या व्यक्त करती थी, खासकर जब घर के सदस्य मार्गरेट के कोमल और शांत स्वभाव के लिए बड़ाई करते और एन की आलोचना करते। जैसे जैसे एन परिपक्व होने लगी, बहनें एक दूसरे में विश्वास करने में सक्षम हो गई। इसके अलावा फ्रैंक ने अक्सर अपनी मां के साथ अपने कुंठित रिश्ते और उसके प्रति अपनी मिक्स्ड फीलिंग्स के बारे में भी लिखा है। 7 नवंबर 1942 को उसने अपनी मां के लिए अपनी अवमानना और लापरवाही, उसकी व्यंग और उसकी कठोरता के साथ का सामना करने में असमर्थता का वर्णन किया। उसने यहाँ तक लिखा कि वह उसके लिए मां नहीं है, पर बाद में जब वो अपनी डायरी का पुनर्वलोकन कर रहे थे तो एन को अपने कठोर रवैये और लिखे हुए कड़े शब्दों से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कमेंट किया कि एन, क्या यह वास्तव में तुमने नफ़रत का उल्लेख किया है? ओ एन, तुम ऐसा कैसे लिख सकती हो? उसे समझ में आया कि उसके मतभेद गलतफहमी से उत्पन्न हुए थे और उसने महसूस की कि उसने अपनी मां के दुख को अनावश्यक रूप से जोड़ा है। इस एहसास के साथ फ्रैंक ने अपनी मां के साथ सहिष्णुता और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। हो रहे घटनाएं, चाहे वो युद्ध के बारे में हो या फिर उसके व्यक्तिगत जिंदगी की हो, के अलावा एन अपनी भावनाओं, विश्वासों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी लिखा, खासकर जिन विषयों पर उसे लगा था कि वह किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकती है। जैसे जैसे उसके लेखन में उसका विश्वास बढ़ता गया और जैसे जैसे वह परिपक्व होने लगी, उसने और अधिक अमूर्त विषयों को लिखा, जैसे कि उसका ईश्वर में विश्वास और कैसे उसने मानव स्वभाव को परिभाषित किया। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया और औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। एन इस बात को काफ़ी गहराई से लिखी है। आगे देखिए क्या कहती है। एन चाहती है कि औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिले। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा एवं सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी या यातनाएं से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन फिर भी आगे एन यह भी लिखती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पोल दे क्विप से पूर्णतः सहमत है
कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों और औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। इनका विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरत का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो आप देखो एन जो एक छोटी सी लड़की है का सोच कितना आगे है, वो कितना दूर तक सोच रही है कि नहीं। तो छात्रों, कैसी लगी यह कहानी और तुम लोगों को क्या सीखने को मिला? वैसे एक बात पे ध्यान देना कि इस कहानी में बहुत सारी बातें जो आपकी किताब में दी हुई है हमने यहाँ उल्लेख नहीं किया है। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ना ये कहानी और फिर ये वीडियो देखना। ऐसा करने से तुमसे परीक्षा में इस पाठ से कोई भी सवाल या फिर किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो तुम सबका उत्तर देने में सक्षम होगे। तो ये वितान किताब की चौथी और आखिरी कहानी थी। इसलिए अगले वीडियो में हम तुम लोग को 12वीं के दूसरे हिंदी किताब पे चर्चा करेंगे। तो कीप वॉचिंग।